जैसा कि हम जानते हैं कि बाबर अपने शुरुआत में ही मध्य एशिया को जीतना चाहता था। उसने समरकंद पर कई बार हमले किए, लेकिन वह अस्थायी रूप से समरकंद को कभी फतह नहीं कर पाया और अंत में वह मध्य एशिया से बाहर अपनी स्थिति को मजबूत करने का फैसला किया। वह शुरुआत से ही एक बड़े साम्राज्य स्थापित करने के लिए लालायित था। 1503 ईस्वी की घटना है जब एक बुजुर्ग महिला ने उसके पूर्वज तैमूर की विश्व विजय की कहानी उसे सुनाई और तैमूर के भारत पर आक्रमण की पूरी जानकारी तैमूर को दी और तैमूर को भारत में आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिला। परंतु संभावना ऐसी कही जा सकती थी कि अगर बाबर मध्य एशिया में फतह कर लेता तो वह भारत पर कभी आक्रमण के लिए वह कभी न सोचता। उत्तर पश्चिम की ओर की असफलता ने उसे विश्वास दिला दिया कि यदि उसे साम्राज्य स्थापित करना है तो दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की ओर आगे बढ़ना होगा। इसमें संदेह नहीं है कि बाबर उत्तर पश्चिम की ओर अपने राज्य के विस्तार की आशा नहीं कर सकता था, परंतु इस अवसर पर उसे उत्तर पश्चिम से आक्रमण की संभावना भी उस वक्त नहीं थी। उज़्बेक अभी मध्य एशिया में अपनी शक्ति को संचित करने के लिए प्रयत्नशील थे और ईरान तुर्की के सुल्तान सलीम से 1514 ईस्वी में बुरी तरह पराजित हुआ। इस कारण मध्य एशिया में एक ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित हो गया जिसके कारण ईरान या उज़्बेक काबुल पर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए बाबर भारत विजय की योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए स्वतंत्र था। बाबर का चरित्र और क्षमता उसे भारत पर आक्रमण करने में सहायक थे। निरंतर प्रयत्न करने रहना बाबर की जीवन का लक्ष्य था। उसने अपनी क्षमता और साधनों में वृद्धि की थी। अपने विरोधी तुर्क, मंगोल, उज़्बेक, ईरानी और अफगानों से युद्ध करते करते उसे युद्ध के विभिन्न तरीके सीख लिए थे। उस्ताद अली और मुस्तफा नाम के तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक बड़ा अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था, जो भारत में उसकी सफलता का एक मुख्य कारण बना। इस प्रकार काबुल में रहते हुए बाबर ने उस क्षमता और साधनों को प्राप्त कर लिया था जिनके द्वारा वह अपने साम्राज्य विस्तार की लालसा की पूर्ति करने के लिए समर्थ था। भारत की संपत्ति बाबर की लालसा को बढ़ावा देने के लिए काफी थी। आर्थिक दृष्टि से भारत उस समय भी संपन्न था और बाबर को उसका पूरा ज्ञान था। यद्यपि धन की लालसा बाबर के आक्रमण का मुख्य कारण नहीं था, परंतु सहायक कारक अवश्य था, क्योंकि वह उसके साथियों और सैनिकों को प्रेरणा प्रदान करने का साधन था। भारत की दुर्बल राजनीति ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरणा प्रदान किया। भारत की राजनीतिक दृश्य उस वक्त बहुत विभक्त थी। इस समय उत्तर पश्चिम में सबसे बड़ी शक्ति अफगानों की थी। दिल्ली और आगरा की शासन सत्ता अफगानों के हाथों में थी, परंतु दिल्ली का अफगान बादशाह इब्राहिम लोदी संपूर्ण भारत को क्या उत्तर भारत का भी बादशाह न हो सका। बिहार में लोहानी वंश के अफगान सरदार स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे और पंजाब में दौलत खां लोदी एक प्रकार से स्वतंत्र शासन की तरह व्यवहार कर रहा था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिल्ली के सिंहासन पर दावा कर रहा था और दौलत खां लोदी के संरक्षण में रहकर दिल्ली को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। गुजरात, मालवा और बंगाल में भी अफगान शासक थे, परंतु इनमें से प्रत्येक अपने अपने स्वार्थ
और राज्य विस्तार की लालसा से लिप्त थे। उत्तर भारत में अफगान शक्ति प्रमुख होते हुए भी छोटे छोटे विरोधी शक्तियों में बढ़कर दुर्बल हो चुकी थी। भारत के अफगान शासकों में एकत्र होने की किसी विदेशी शत्रु का मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। लेनपूर ने लिखा है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत राज्यों का समूह मात्र था जो किसी भी विदेशी आक्रमणों का सामना करने की हैसियत नहीं थी। सार्वभौमिक सत्ता के अभाव में देश में साधारण राजाओं का बोलबाला था और सुल्तान के आदेश का कोई भी सम्मान नहीं करता था। सिंध, कश्मीर, उड़ीसा और खानदेश उत्तर भारत के अन्य स्वतंत्र राज्य थे, परंतु उनमें से कोई भी शक्तिशाली नहीं था। उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य राजस्थान में मेवाड़ का था। मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह राणा सांगा ने युद्ध कौशल और कूटनीति से न केवल राजस्थान के समस्त राजपूत राजाओं को अपने साथ ले लिया, अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। वह पड़ोस के गुजरात और मालवा के मुसलमान शासकों की शक्ति को दुर्बल करने के लिए भी प्रयत्नशील था। यही नहीं बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा दिल्ली और आगरा को भी अपने अधिकार में लेने की थी, परंतु वह उस समय तक आंतरिक संघर्षों से मुक्त नहीं हो पाया था। दक्षिण भारत में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य था, जो जहां का राजा कृष्णदेवराय के नेतृत्व में अपनी ताकत को चरम सीमा पर पहुंचा चुका था। दक्षिण भारत का मुसलमान राज्य बाहमनी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था। ये राज्य 5 थे: बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। दक्षिण भारत के ये मुस्लिम राज्य न केवल आपस में लड़ते झगड़ते थे, बल्कि इनका संघर्ष निरंतर विजयनगर साम्राज्य से होता रहा। इस प्रकार दक्षिण के राज्य अपने आंतरिक संघर्ष में लगे हुए थे और उत्तर भारत की राजनीति की ओर ध्यान देने का उन्हें अवसर ही नहीं मिला। इस प्रकार भारत की राजनीति में उस समय एकता और स्थिरता का अभाव था। हिंदू और मुसलमान तथा अफगान और अफगान एक दूसरे के दुश्मन हो चुके थे और इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो शक्ति या कौशल से एक बड़े साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हो जाए। निसंदेह ऐसी स्थिति में बाबर के आक्रमण का सुअवसर हासिल हुआ। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने बाबर को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। संभवतः बाबर के पंजाब में आ जाने के पश्चात राणा संग्राम सिंह ने भी इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन भी दिया। दौलत खान लोधी पंजाब में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता था और आलम खान लोधी दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। इस कारण इन्होंने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी। राणा संग्राम सिंह को एक आक्रमण से दिल्ली के अफगानों की शक्ति को समाप्त अथवा दुर्बल होने की आशा थी। बाबर और इब्राहिम लोधी में युद्ध होने पर दोनों में से एक समाप्त हो सकता था, दोनों दुर्बल हो सकते थे और तब राणा संग्राम सिंह को दिल्ली को जीतने का सुअवसर प्राप्त हो जाता। इनके आमंत्रण ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन दिया। बाबर ने पहले पंजाब में प्रवेश करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयत्न किया। इसी कारण भारत पर उसने 4 आक्रमण पहले किए और तब 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली को जीतने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत के युद्ध के पहले 4 युद्ध बाबर ने भारत पर किए। पानीपत के युद्ध के पहले बाबर ने भारत के अपने पड़ोसी राज्यों पर हमले किए। बाबर ने अपना प्रथम आक्रमण सीमा के निकट 2 स्थानों
बाजौर और भेरा को जीता और वापस चला गया। उसके वापस जाते ही ये स्थान मुगलों के हाथों से निकल गया। उसका दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 ईस्वी में हुआ, परंतु इस बार वह पेशावर से वापस चला गया। वास्तव में बाबर के इन आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य भारत में प्रवेश करना न था, वरन यूसुफजई विद्रोह को दबाना और भारत की सीमा का ज्ञान प्राप्त करना था। बाबर ने तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया। इस बार बाजौर और भेरा के अतिरिक्त तो उसने पंजाब में प्रवेश करके सियालकोट और सैयदपुर पर भी अधिकार कर लिया। बाबर का चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में हुआ। इस बार उसने पंजाब में प्रवेश किया और लाहौर और दीपालपुर को जीतकर उसने पंजाब के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। वह दौलत खां लोधी से असंतुष्ट हो गया था।